कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपने को करना क्या है, सबसे पहले तो कैश का अपन को फ्लो देखना है, जैसा इसका नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करना है जिसमें हमें यह बता रहा है कैश का फ्लो कैसे हुआ, कहां से हुआ, मेनली उसके सोर्स क्या क्या थे, मेन चीज अपन को ये देखनी है, ठीक है। अब कैश का जो फ्लो है, वो कैश का फ्लो दो तरीके से होता है। एक तो हमारे पास में कैश आती है जिसे अपन बोलेंगे कैश का इनफ्लो। क्या बोलेंगे, इनफ्लो, कैश का आना इनफ्लो होता है, और आउटफ्लो कैश का जाना आउटफ्लो होता है। ये हो गया अंतर्वाह और ये हो गया बहिर्वाह, बहिर्वाह, ठीक है। तो अपन को इस चैप्टर में करना क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जहां पर हमें बताना है कि बिजनेस में कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां पैसा हमारा गया, साल के स्टार्टिंग में हमारे पास कितना पैसा था, और साल के एंड में इन सब सोर्स से पैसा आने के बाद और जाने के बाद कितना पैसा हमारे पास बचा, ठीक है। तो मेनली इस चैप्टर का जो बेसिक ये है कि हमें 3 सोर्स में कैश फ्लो को बांट दिया हमने। कितने सोर्स में, 3 सोर्स में। हमें यह कहा गया है कि जो इनफ्लो होता है और जो आउटफ्लो होता है, इनके सोर्स कितने होते हैं हमारे पास, क्या सोर्स। तो अगर इनके सोर्स की बात करें तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों के 3 सोर्स होंगे हमारे पास में। क्या होंगे, 3 सोर्स होंगे, यानी 3 सोर्स में पैसा आएगा और 3 सोर्स में पैसा जाएगा, ठीक है। कितने सोर्स में बांटा, 3 सोर्स में। कैश का जो इनफ्लो होता है उसका सबसे पहला सोर्स हमें यहां पर इन्होंने बोला ऑपरेटिंग। क्या बोल दिया, ऑपरेटिंग। अब ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, परिचालन से संबंधित बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है या जो पैसा आता है या जाता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटी कौन सी होती है बिजनेस की, बताओ। माल बेचना, माल खरीदना, खर्चे करना, इनकम आना, ये सारी एक्टिविटीज हमारी कौन सी होती है, नॉर्मल एक्टिविटीज होती है, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी हमारे बिजनेस में पैसा आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग इनफ्लो। और अगर इन नॉर्मल एक्टिविटीज में हमारे पास पैसा जाएगा, जैसे बताओ मैंने कहा सेल की पैसा आया, लेकिन परचेज की पैसा गया, एक्सपेंस पे किए पैसा गया, है ना, आउटफ्लो। तो सेम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन सबको अपन ने नाम दे दिया एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे फर्स्ट। हिंदी में इसे बोला जाएगा परिचालन, परिचालन क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, परिचालन क्रियाकलाप। तो बताओ फटाफट, सबसे पहले कैश फ्लो में हमने किस एक्टिविटी में बांटा, सबसे पहला सोर्स क्या हमारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परिचालन गतिविधि। परिचालन का मतलब कह सकता हूं नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज होगी उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सारी कौन सी होगी, ऑपरेटिंग। क्लियर हुआ पॉइंट। अब दूसरी हमारे पास यहां पर एक्टिविटी आती है इनफ्लो में या आउटफ्लो में, दोनों में अपन कहेंगे दूसरी एक्टिविटी होगी हमारी फाइनेंसिंग। कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग, जिसे हिंदी में कहा जाएगा वित्तीय। अब वित्तीय क्या है पहले इसको समझते, एक बार पहले इसका ओवरव्यू लेना, फिर इसके बाद इनको अपन इन डेप्थ पढ़ेंगे ना। दूसरा हो गया हमारे पास फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वित्तीय क्रियाकलाप। अब फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, ये जो फाइनेंस है ये अपने आप में एक चीज बताता, मनी, पैसा। फाइनेंस का मतलब क्या होता, पैसा। बिजनेस को चलाने के लिए जो आपने पैसों की व्यवस्था की होती है, बिजनेस को चलाने के लिए जो आपने पैसों की व्यवस्था की होती है, उन सोर्स में जब भी हमारे पास पैसा आए या उन सोर्स में जब भी हमारे यहां से पैसा जाए, वो कौन सी एक्टिविटी हो जाती है, फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिजनेस चलाना, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं कहां जाऊंगा, लोन ले सकता हूं। अब बताओ, लोन लिया, पैसा आया, इनफ्लो, लोन दिया, पैसा गया, आउटफ्लो। मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए शेयर इश्यू कर सकता हूं, शेयर इश्यू करते हैं, शेयर इश्यू किए, पैसा आया, और आफ्टर 5 और 10 ईयर्स जब भी मैं शेयर का रीपेमेंट करूंगा, पैसा गया, आउटफ्लो। यानी इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं, बिजनेस को कैरी करने के लिए जो पैसा है उसका अरेंजमेंट जो आपने किया, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी कौन सी होती है, फाइनेंसिंग कह सकता हूं। यानी इसमें कौन सी एक्टिविटीज आती है, विच इंक्लूड प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस,
या इसको और ज्यादा बेटर वर्ड में यूज ले सकता हूं, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास में जो पैसे की व्यवस्था हम करते हैं वो सारी एक्टिविटीज कौन सी होती है? फाइनेंसिंग। ठीक है, इसमें ज्यादातर सोर्स कौन से आते हैं? मेनली 3 ही सोर्स आपको मिलेंगे। कितने सोर्स मिलेंगे? 3 सोर्स। इन चीजों को आप याद रख लें। इसमें आपको एग्जांपल शेयर इश्यू करना, और यहां पर क्या जाएगा? एग्जांपल रीपेमेंट या ज्यादा बेटर वर्ड है बाईबैक ऑफ शेयर इश्यू किए, पैसा आएगा, रीपेमेंट कर दिया उनका, पैसा जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? लोन लिया हमने, लोन टेकन, पैसा आएगा, और वहीं अगर मैं रीपेमेंट कर दूं इस लोन का, रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा जाएगा। समझ रहे हो? मैंने डिबेंचर इश्यू किए, पैसा आया, और मैंने डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया। वर्ड आप सुन चुके हो कई बार, ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पैसा गया। समझ रहे हो? ये तो हमारे पास मेन सोर्स हो गए। यहां से पैसा आएगा, यहां पैसा जाएगा। इनके अलावा मैं जब भी शेयर इश्यू करता हूं तो शेयर इश्यू करने पर मुझे हमेशा इसकी एक कॉस्ट आती है। कॉस्ट मतलब समझते हो? जैसे मैंने लोन लिया तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? इंटरेस्ट। लोन लिया तो ब्याज चुकाना पड़ेगा। उसी तरीके से जब मैं शेयर इश्यू करता हूं तो मुझे क्या चुकाना पड़ता है? डिविडेंड, लाभांश। तो अगर आप इनसे रिलेटेड डिविडेंड भी पे करते हो, क्या पे करते हो? डिविडेंड पेड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लाभांश चुकाया। वो भी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। किस पे पे करते हैं अपन डिविडेंड? शेयर्स के ऊपर। मैंने लोन लिया, ब्याज चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे किया, कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट पेड किया, फाइनेंसिंग, यानी कि ब्याज भुगतान। क्लियर हुआ पॉइंट? तो फाइनेंसिंग में हमारे पास में ये 5 ही सोर्स हो सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। शेयर इश्यू करना, लोन लेना, डिबेंचर इश्यू करना, या इनका रीपेमेंट कर देना, और इनके ऊपर डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करना। क्लियर हुआ पॉइंट? तो पहली एक्टिविटी हमारी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, जिसमें हम बिजनेस की सारी ऑपरेटिंग चीजों को ध्यान रखते हैं। दूसरी एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी बिजनेस चलाने के लिए जो मुझे पैसा चाहिए उसका अरेंजमेंट आपने कैसे किया, ठीक है, कहां से किया, और उसके बदले में आपने क्या पे किया। क्लियर हुआ पॉइंट? तीसरी जो एक्टिविटी होती है वो हमारे पास एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसे अपन कहेंगे विनियोग क्रियाकलाप। ठीक है। अब इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? सिर्फ 2 सोर्स याद रखिए इसमें, सिर्फ 2। इन्वेस्टिंग का मतलब है जो हमारे पास पैसा पड़ा है वो हम कहां कहां इन्वेस्ट करते हैं, कहां कहां लगाते हैं। तो हम पहला तो हमारे बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, और बिजनेस में कहां हम पैसा लगा सकते हैं? हम नई नई एसेट्स खरीद सकते हैं, फिक्स एसेट्स। कौन सी एसेट्स? फिक्स एसेट्स। यानी कि फिक्स एसेट्स खरीदना और बेचना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। खरीदी, पैसा गया, आउटफ्लो। एसेट बेची, पैसा आया, इनफ्लो। दूसरी एक्टिविटी, हमारे पास अगर फालतू पैसा पड़ा है तो हम इस पैसे को क्या करेंगे? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, याद रखना, इस दोनों में यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने अगर शेयर इश्यू किए हैं तो क्यों इश्यू किए? मेरा पर्पस क्या था? पैसा लेना, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लेकिन मैंने कभी किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो मेरा पर्पस क्या होता है? डिविडेंड कमाना। तो मैं कहीं अगर शेयर खरीद रहा हूं तो क्यों खरीद रहा हूं? मैं वहां पर इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं मेरा पैसा। मैंने किसी को लोन दे दिया, लिया नहीं, मैंने किसी को लोन दिया, तो बताओ क्यों दिया? ताकि मैं उस पर ब्याज कमा सकूं। अब बताओ, लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन लोन देना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी 2 चीजें आएंगी, फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सारी कौन सी एक्टिविटीज होंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो आउटफ्लो हो जाएगा इन दोनों से रिलेटेड। फिक्स एसेट खरीदी, आउटफ्लो है पैसा गया, बेची, इनफ्लो है पैसा आया। इन्वेस्टमेंट बेचे, पैसा आया।
इनफ्लो, और इन्वेस्टमेंट खरीदे पैसा गया आउटफ्लो। समझ रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, छोटा सा पॉइंट पूछ रहा हूं, डिविडेंड मिला मुझे, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? क्यों? आना जाना एक्टिविटीज को शो नहीं करता, ये ध्यान रखना। हाँ, यहां आना जाना शो करेगा। अब क्यों? डिविडेंड पे किस पे करते हैं? अगर मैंने शेयर इश्यू किए तो मुझे डिविडेंड चुकाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। और पैसा लगाया मतलब कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। इसलिए उसके ऊपर अगर डिविडेंड मिलता है तो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? इन्वेस्टिंग। समझ रहे हो? तो क्या मैं कह सकता हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? दो चीजें याद रखेंगे आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसमें एक तो क्या हो गया, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करोगे आप, फिक्स एसेट्स यानी स्थायी संपत्तियों में, और दूसरा इन्वेस्टमेंट विनियोग में, इन्वेस्टमेंट। यहां पर भी क्या हो गया, सेम चीज, फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट। ये तो एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अब इन सारी चीजों को मैं वन बाय वन करके आपको वापस लिखाऊंगा। पहले एक बार मुझे फटाफट बता दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। माल खरीदना, माल बेचना, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट, एक्सपेंस, इनकम, इनसे, है ना। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग एक्टिविटीज होती है। अच्छा, क्या फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अबनॉर्मल एक्टिविटी है? यस, नॉर्मल एक्टिविटी तो ऑपरेटिंग होती है, ये दोनों एक्टिविटी हमारे बिजनेस में अब नॉर्मल एक्टिविटीज होती है जो कभी कभार की जाती है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं, कभी कभार की जाने वाली चीजें। यहां आएगा कभी कभार होने वाली चीजें। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही ऐसी चीजें होती है जो कभी कभार होती हैं या रेगुलर नहीं होती, ठीक है। ऑपरेटिंग रेगुलर एक्टिविटी से रिलेटेड है। कोई डाउट यहां तक? शेयर इश्यू करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। लेकिन शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टिंग। डिबेंचर इश्यू करना, फाइनेंसिंग। अच्छा, डिबेंचर्स का रीपेमेंट करना, फाइनेंसिंग। भाई डिबेंचर इश्यू करूंगा या उनका पैसा चुकाऊंगा, दोनों ही फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। लेकिन अगर ये शेयर और डिबेंचर में मैंने कहीं पैसा लगा दिया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पे करना, फाइनेंसिंग। क्यों? क्योंकि डिविडेंड किस पे करता हूं? लाभांश, शेयर के ऊपर, जो मैंने शेयर इश्यू करे हुए हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी वो सब क्या होगी? फाइनेंसिंग। पॉइंट क्लियर है? इसको एक बार उतारना भी है, फिर वन बाय वन करके एक बार वापस एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। अब देखो भाई, इधर देखो, ये तो हमारे पास मेनली चीजें आ गई कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है। इसमें सबसे इजी जो आपको पता जो लगेगा वो क्या लगेगा? एक तो फाइनेंसिंग, एक इन्वेस्टिंग। ये बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि यह लिमिटेड सोर्स है। लिमिटेड सोर्स क्यों है? फाइनेंसिंग में फिक्स है, 5 सोर्स है हमारे पास में। शेयर इश्यू करना, लोन लेना या देना, रीपेमेंट करना, दूसरा डिबेंचर, ठीक है। इसके ऊपर इंटरेस्ट और डिविडेंड, बस ये 5 चीजें आएंगी, इनके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यही बात अगर करूं मैं इन्वेस्टिंग में, तो इन्वेस्टिंग में भी फिक्स है कि फिक्स एसेट्स में आपने पैसा इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टिंग में आपने एक्टिविटीज में पैसा इन्वेस्ट किया, या फिक्स एसेट खरीदी या बेची, इन्वेस्टमेंट खरीदे या बेचे, और उनके ऊपर क्या मिलना? और उनके ऊपर डिविडेंड रिसीव होना, डिविडेंड रिसीव होना प्लस इंटरेस्ट रिसीव होना, ब्याज मिलना। समझ गए? ये चीजें हमारे पास में क्या, जो इन दो में। अब ज्यादातर सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आने वाली है ना, वो आने वाली है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। अब ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसे अपन सोल्व कैसे करेंगे? इसका एक फिक्स फॉर्मेट है। अगर आप कुछ चीजें याद कर लेते हो तो इससे इजी चैप्टर नहीं है, और बस दिक्कत ये है वो चीज हम याद ही नहीं करते, ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्टली बनाना सिखा रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर इनके ऊपर अपन जब आएंगे तो यहां पर अपने को कुछ अकाउंट्स बनाने सीखने पड़ेंगे भाई। क्या सीखने पड़ेंगे? अकाउंट्स, ठीक है। ये चीजें आप हाथों हाथ घर जाके लिखना, इसको जितनी बार वापस लिखोगे तो चीजें याद भी होंगी। अब समझना, ये जो अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लो,
अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बार मैं पहले आपको ना एग्रीगेट बताता हूँ कि अपन ये बनाएंगे कैसे, इसका फॉर्मेट क्या होगा। ये तो अपन ने पढ़ लिया कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। इसका फॉर्मेट ये होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। इस तरीके से हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और यहाँ पर 3 एक्टिविटीज की कैश फ्लो को अपन चेक करेंगे, है ना। पहली एक्टिविटी हमारी क्या होती है? पहली एक्टिविटी होगी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी हम देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फिर अपन थर्ड देखेंगे सी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये जब तीनों कैश फ्लो की एक्टिविटीज आपको पता चल जाएगी तो हमें क्या करना है, इन तीनों एक्टिविटीज की लेंगे टोटल, जिसे हम कहेंगे नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो। अब नेट कैश फ्लो कैसे आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों एक्टिविटीज देखेंगे। तीनों एक्टिविटी पॉजिटिव हो सकती है, तीनों में से हर एक नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार पैसा आएगा ही आएगा। कई बार होता है पैसा आता कम है और जाता ज्यादा है, यानी आउटफ्लो हो जाता है। आउटफ्लो ज्यादा हो गया तो हमारा आंसर भी यहाँ पर माइनस में आने वाला है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत समझाऊंगा। तो इन तीनों एक्टिविटीज का जो अमाउंट होगा वो अपन को यहाँ लेना है। ठीक है, वापस से समझना, तीनों एक्टिविटीज वैल्यू लो, तीनों को ऐड करो। इसमें हम यहां पर करेंगे प्लस ऐड। क्या ऐड करेंगे? हमारे बिजनेस का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारे बिजनेस में जो कैश है, नगद, वो नगद के बराबर माने जाने वाली चीज जो आपने बैलेंस शीट में पढ़ा है, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में क्या आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। उसका ओपनिंग बैलेंस यानी 1 अप्रैल को क्या था, उस 1 अप्रैल वाले बैलेंस में ये जो तीनों एक्टिविटीज आई है, अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास यहां पर जो आंसर आएगा वो होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और मजेदार बात यह है कि ये जब भी क्वेश्चन आपको देगा तो वो आपको पूरी बैलेंस शीट देगा, और अगर उसने आपको बैलेंस शीट दी तो वो आपको 2 साल के डेटा देगा। 2 साल का मतलब पिछला साल और ये साल, या इसको अपन बोल सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों देगा। यानी आपको क्वेश्चन में ये भी बताएगा, तो आपको जब आप ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको पता रहेगा आपने क्वेश्चन सही किया या गलत। कैसे? ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। इसमें ओपनिंग बैलेंस जोड़ूंगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए जो हमारे पास सामने अवेलेबल होगा। क्लियर? ये है हमारा कैश फ्लो का स्टेटमेंट। बट ये जितना छोटा दिख रहा है ना उतना छोटा है नहीं। अब अपन एक एक करके एक्टिविटीज उठाएंगे। सबसे पहले अपन सीखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, फिर हम सीखेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, और फिर अपन सीखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। और फिर जब तीनों एक्टिविटी अलग अलग समझेंगे, लास्ट में जाके इन तीनों एक्टिविटीज का एक साथ करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अपन सीखेंगे। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब जो सबसे फर्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हम कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। तो देखिए, बड़ी क्लासेस के अंदर इसके 2 मेथड होते हैं। ये जो अपन देख रहे हैं, फर्स्ट ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इससे अपन 2 मेथड से कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम होता है डायरेक्ट मेथड, और सेकंड मेथड का नाम होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है, जहां पर बिजनेस की एक्टिविटीज का सिर्फ डायरेक्ट चीजों को ध्यान रखा जाता है, इसलिए ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इन्होंने आपके सिलेबस में नहीं दिया। आपके सिलेबस में जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनडायरेक्ट वाला मेथड है, जहां पर हमें कुछ फॉर्मेट में चीजें याद करनी है, और फॉर्मेट बहुत इजी है। मैक्सिमम कोई 10 या 12 चीजें हैं, वो याद कर ली तो बस हो गया, और ये हो गया मतलब पूरा कैश फ्लो हो गया। क्योंकि मैंने क्या बोला, इनमें दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहां आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने में, जहां पर अपन को कुछ अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे वो चीजें कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अपन इनडायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे उस पे आते हैं। पहले एक बार यहां तक आप इसको उतार लो। देखो भाई,
तो कैश फ्लो के अंदर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड कैसे निकालना है उसको कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी है, फिर कह रहा हूं अगर अच्छे से पढ़ा तो कहीं दिक्कत हमें नहीं आने वाली है, और अगर नहीं पढ़ा तो बेटा चैप्टर गया। और फिर कह रहा हूं ये स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग मतलब बहुत इजी चीजें पूछी जाती है। पता है एग्जाम में क्या पूछा गया था मालूम है आपको? हाफ ईयरली में इश्यू ऑफ शेयर कौन सी एक्टिविटी? देखा पेपर? आज घर जाके देखना। हाफ ईयरली में उसने सिर्फ ये पूछा है कौन सी एक्टिविटी है, बस, और पूरा क्वेश्चन खत्म। आराम से आंसर दे सकते थे। आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया ना उसके बेस पे भी आप आंसर दे सकते थे उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहां पे इसने कुछ एक्टिविटीज के बारे में पूछा था। चलिए अब अपन बात करते हैं जो हमारी सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसे हिंदी में हम कहेंगे परिचालन क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें भी हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे भाई? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जिसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष विधि। अच्छा फॉर्मेट है, सीरियसली पहले इसको चीजों को याद करने का सोचना। फॉर्मेट वही रहेगा हमारा, क्या? कैश फ्लो वाला जो रहता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इस एक्टिविटी की शुरुआत कहां से करनी है? इस एक्टिविटी की शुरुआत हमें करनी है सबसे पहले इस साल के नेट प्रॉफिट जो हमने इस साल कमाया। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे क्या? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, हिंदी में इसे बोलेंगे अपन क्या? शुद्ध लाभ या निवल लाभ भी बोल सकते हैं। अब ये कहां मिलेगा आपको? मैंने कहा आपको पूरी बैलेंस शीट दे रखी होगी, सब में आपको बैलेंस शीट ही देगा वो, और बैलेंस शीट से बोलेगा जाओ कैश फ्लो बनाओ। अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो आपको क्वेश्चन क्लियरली बताएगा नहीं। आपको क्वेश्चन में ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना रिजर्व एंड सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस कहां पड़ा होता है बैलेंस शीट में? रिजर्व एंड सरप्लस में। और 2 साल के जो आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिए होंगे उन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहां लेना है। सपोज कीजिए मैंने कहा रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो पिछली बार यानी 1 अप्रैल 2010 को मेरे पास 50,000 के थे, और वही मेरे पास 31 मार्च 2011 को 1,20,000 के हो गए। तो बताओ ये क्यों बढ़े रिजर्व एंड सरप्लस? जिसका मेन कारण क्या होता है? प्रॉफिट। इस साल प्रॉफिट कमाया तभी तो रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा। ये अपन को मान के चलना है, एजम्पशन लेनी है अपने को। ठीक है, तो बताओ हमने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया? बस यही तो है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। समझ गए? तो ये चीजें कहां से उठाओगे? कह सकता हूं ये जो होगा वो क्या होगा? वो होगा डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है पॉइंट? तो सबसे पहले हमने यहां पर क्या ले लिया? हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट ले लिया। अब इसमें अपने को कुछ चीजें करनी है ऐड और कुछ चीजें करनी है लेस। बीआरएस जैसा यही है, 11th क्लास में बीआरएस बनाते थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कुछ चीजें जोड़ो, कुछ चीजें घटाओ और आंसर आ गया। ठीक है, कौन सी चीजें ऐड और लेस होती है? पहले तो वर्ड को समझना अच्छे से। यहां हम ऐड और लेस करते हैं नॉन कैश आइटम। क्या मतलब हुआ नॉन कैश आइटम का? जिसमें पैसा शामिल नहीं है। और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम यानी जो ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। ठीक है, हिंदी में अगर इसको मैं कहूं तो क्या कह सकता हूं? गैर नगद मद और गैर परिचालन मद। अब ये क्या रामायण, इसको एक बार समझना अच्छे से। इस साल बताओ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया, और वहां पर मैंने एक चीज लिखी डेप्रीशिएशन। क्या लिखा? अब बताओ डेप्रीशिएशन होता क्या है? डेप्रीशिएशन होता है जो हमारी एसेट्स की वैल्यू को कम कर दे। कर दे? क्या डेप्रीशिएशन लगने से मेरे यहां से कभी पैसा जाता है क्या? कैश? कैश कभी नहीं जाती। हम तो फिर क्यों लिखते हैं सर? क्योंकि इसने हमारी एसेट्स की वैल्यू कम कर दी और हमें नुकसान हुआ, जिस वजह से मैंने मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया? कम कर दिया। कर दिया कम? क्या वास्तव में पैसा गया क्या?
नहीं गया, तो ये कह रहा है जब कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ ही नहीं, तो जो चीजें जिसमें नगद शामिल ही नहीं थी लेकिन आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते वक्त उनको लेस कर दिया, जिसमें कैश शामिल ही नहीं थी, कैश का आना और जाना हुआ ही नहीं, लेकिन आपने ऐसे आइटम को लेस कर दिया, तो वापस जोड़ लो, हो जाएगा रेक्टिफिकेशन। भाई पैसा तो गया ही नहीं ना, लेकिन हमने क्या कर दिया, घटा दिया, वापस जोड़ो। आया समझ में? यानी ये चीजें जो होंगी वो ऐड होने वाली है। तो अब हमें यही देखना है कि पहले तो बताओ ऐड क्या क्या होगा। कुछ चीजें ऐड होगी और कुछ चीजें लेस होंगी। ठीक है, पहले ऐड वाली चीजें देखते हैं। अब ऐड क्या क्या हो गया, सबसे पहले आइटम मैंने यही ले ली, क्या, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डेप्रीशिएशन किस पर लगता है, ऑन फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मैंने क्या कर लिया, वापस जोड़ लिया, तो कैश मैच हो गई। और क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमने हमारे प्रॉफिट को तो कम कर दिया लेकिन कैश नहीं गई। दूसरा रीजन प्रोविजन। सुना है कभी शब्द प्रोविजन? अब ये प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन एक ऐसी चीज होती है जो हम अकाउंट्स में भविष्य की हानियों के लिए बनाते हैं, फ्यूचर के लॉस के लिए। मुझे लगता है कि फ्यूचर में मेरा ये नुकसान होने वाला है, तो मैं आज ही अपने इस प्रॉफिट को कम कर देता हूं, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग की एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिता की अवधारणा। यह अवधारणा कहती है अगर आपको भविष्य में नुकसान नजर आ रहा है तो उसका लेखा आप आज ही अपनी पुस्तकों में कर दीजिए। फ्यूचर के लॉस को आज ही अपने बुक्स में लिख दीजिए। इसी बेस पर आपको याद हो तो हमने रिडम्पशन जब किया था, है ना, तो इश्यू करते वक्त ही रिडम्पशन का प्रीमियम हमने आज बुक्स में लिख दिया था, बच्चों को पता हो तो। इसके और अच्छे एग्जांपल क्या है, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट, पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। जहां वर्ड प्रोविजन आ जाता है ये रिप्रेजेंट करता है लॉस हुआ नहीं है, लॉस होगा, लेकिन हमने आज ही अपने बुक्स में उसको लिख दिया ताकि अचानक से जब लॉस हो तो बिजनेस को धक्का नहीं लगे। क्लियर? अब मुझे बताना क्या नुकसान हो गया। क्या, मैंने तो मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया, लेकिन क्या पैसा आया या गया? पैसा नहीं गया। तो अब क्या करोगे, नॉन कैश आइटम है, वापस जोड़ो। हमने घटा दिया लेकिन पैसा नहीं गया, इसलिए हमने क्या किया, इसको वापस ऐड किया। इसलिए यहां पर ध्यान रखना, एनी प्रोविजन, किसी भी तरीके का अगर प्रोविजन लिखा हुआ हो तो एनी प्रोविजन भी यहां पर क्या किए जाएंगे, ऐड। ठीक है, एनी प्रोविजन। फिर कह रहा हूं कुछ चीजें हैं, याद करने का ट्राई करो, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, पहले समझते भी रहो। नहीं समझ में आया तो लास्ट में तो लक्ष्मण जी रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी प्रावधान। तो ये हो गया हमारे पास दूसरी आइटम। डेप्रीशिएशन हमने वापस जोड़ा क्योंकि पैसा नहीं गया, प्रोविजन हमने वापस जोड़ा क्योंकि पैसा नहीं गया, और तीसरी चीज होती है एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ये रिजर्व वाली क्या रामायण है भाई? हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, अनिश्चितताओं से बचने के लिए कि भविष्य में कोई हमारे पास अचानक से कोई नुकसान नहीं हो जाए, हमने पहले से कुछ पैसा इकट्ठा कर रखा होता अपने लिए। गुल्लक में पैसा डालते हैं ना, जैसे क्यों डालते हैं कि अगर कभी नुकसान हो जाए या कभी हैवी लॉस हो जाए तो अपन गुल्लक फोड़ेंगे, काम आएगा। वही गुल्लक होता है जनरल रिजर्व। हम हमारे बिजनेस के प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट अलग करके रखते हैं कि अगर कभी इमरजेंसी आएगी तो यहां से हम यूज ले लेंगे। क्या पैसा बिजनेस से गया? क्या पैसा बिजनेस का बिजनेस में ही है, लेकिन क्योंकि ये पैसा मैंने अपने प्रॉफिट में से कम किया इसलिए मैंने इसको मेरे प्रॉफिट में से लेस कर दिया था। क्या लेस होना चाहिए था? नो, वापस ऐड करेंगे। समझ गए? तो थर्ड आइटम हमारी यहां पर क्या आने वाली है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर मैं इसका अपोजिट करूं तो कभी मुझे इमरजेंसी हो गई और जो रिजर्व में पैसा पड़ा था वो मैंने निकाल लिया, यूज ले लिया, और निकाल के मैं क्या करता हूं, पहले मेरे प्रॉफिट को बढ़ाता हूं। जैसे प्रॉफिट कम करके पैसा डाला वैसे फोड़ के गुल्लक में से जो पैसा निकाला मैं इससे हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देता हूं। बताओ अगर मैंने जनरल रिजर्व से पैसा लिया तो क्या इस केस में मेरा प्रॉफिट वास्तव में बढ़ा? क्या या वास्तव में कैश आई? क्या कैश तो नहीं आई, बिजनेस का पैसा बिजनेस में घूम रहा है। इसे अपन बोलते हैं रिटर्न बैक फ्रॉम जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से मैंने पैसा निकाला, क्या इससे आपने अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया? यस। लेकिन क्या वास्तव में पैसा आया? नो। तो जो चीज बढ़ा दी वापस कम भी तो करूंगा, तो यहां से यही चीज लेस हो जाएगी। जनरल रिजर्व में डाला, ऐड करो,
जनरल रिजर्व से निकाला, क्या बोल सकता हूं इसको, ट्रांसफर बैक या रिटर्न बैक फ्रॉम जनरल रिजर्व। ठीक है भाई, सामान्य संचय में हस्तांतरण। अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी है फिलहाल। डेप्रिसिएशन ऐड होगा, प्रोविजन ऐड होगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया ऐड होगा, और रीजन बता दिया क्यों ऐड होगा। चौथा पॉइंट आता है, हम कभी हमारी एसेट्स को बेचते हैं और बेचने पर हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब मुझे बताओ, फिक्स एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, पता है, ये मैं अपने P&L अकाउंट में लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ये भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को बढ़ा देता हूं, लॉस हुआ, घटा देता हूं। लेकिन क्या वास्तव में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? ये एक्टिविटी है कौन सी? इन्वेस्टिंग। एसेट्स को बेचने से होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए, फिक्स एसेट से रिलेटेड है। लेकिन गलती से मैंने तो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया, वापस हटाओ इसका इफेक्ट। अब बताओ, प्रॉफिट को मैंने बढ़ा दिया था, इसलिए अब क्या करूंगा, वापस कम करूंगा, और लॉस से मैंने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया, इसलिए वापस बढ़ाऊंगा। तो ऐड क्या करेंगे? ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और साथ में एक वर्ड और आएगा, एंड इन्वेस्टमेंट। कई बार इन्वेस्टमेंट भी तो बेचने से प्रॉफिट एंड लॉस होता है। लॉस हुआ जोड़ो, प्रॉफिट हुआ घटाओ, तो साथ में यहां पर से आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट। और क्या होता है? अब बताओ, मैंने दिया डिविडेंड, और मैंने दिया साथ में क्या? इंटरेस्ट। पेड, यहां वर्ड आया पेड, मतलब चुकाया। अब बताओ, डिविडेंड और इंटरेस्ट जब मैं चुकाता हूं, कहां से चुकाता हूं? प्रॉफिट में से। तो क्या इससे मैंने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया? यस। लेकिन वास्तव में डिविडेंड और इंटरेस्ट कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। शेयर इश्यू करना, उस पर तो डिविडेंड चुकाता हूं, यही पढ़ा आप इनने। तो अगर मैंने डिविडेंड या इंटरेस्ट जो पे किया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी, लेकिन मैंने गलती से इसको कहां कंसीडर कर लिया? P&L में, यानी ऑपरेटिंग में। इसके इफेक्ट को भी हटाना पड़ेगा। ये दोनों पे किए तो मैंने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया, अब क्या करूंगा? वापस बढ़ा दूंगा। तो इनको मैं करूंगा क्या? ऐड। क्या लिखूंगा? डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड। पे वाला पॉइंट आएगा, ध्यान रखना। लाभांश तथा ब्याज भुगतान। क्लियर हुआ पॉइंट? इसी का जस्ट रिवर्स करूं तो छठा पॉइंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुआ। बताओ, डिविडेंड और इंटरेस्ट किस पर मिलता है? इन्वेस्टमेंट पर। मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर्स में डिविडेंड मिलेगा। मैंने डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया, ऋण पत्रों में, मुझे ब्याज मिलेगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट मिला तो इसको भी तो आपने अपना प्रॉफिट मानकर अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। लेकिन क्या वास्तव में ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नो। तो जो मैंने बढ़ाया वापस कम कर दूंगा, यानी कि क्या लिख सकता हूं इसको मैं? क्या? इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर आय। ये मेनली चीजें हैं अभी तक। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? कुछ चीजें ऐड करनी, कुछ चीजें लेस करनी। मेरे हिसाब से आराम से उसको याद कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझोगे तो बेटर है। समझा तो दिया आपको, अब आप पे डिपेंड करेगा कि समझते हुए याद करना है या रट्टा मारते हुए। इनको ऐड करो, उसमें से ये सारी चीजें लेस करो, फिर जो वैल्यू आएगी। अभी इसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट और है, वो है यहां पर लास्ट में अपन को और ऐड और कुछ चीजें लेस भी करनी है। ठीक है, अब वो समझते हैं क्या? वो होता है हमारे पास में चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में अगर कभी चेंज आता है, और देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो हमारा पैसा है, और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो पैसा होता है ना, वो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है।
स्टॉक में पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, डेटर्स में हमारा पैसा फंसा हुआ पड़ा है, क्रेडिटर्स में पैसा रुका हुआ पड़ा है जो हमने पे नहीं किया। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो पैसा होता है ना वो हमेशा कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसलिए उसका भी यहां पर एक छोटा सा रोल होगा। अब हमें यहां पर ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा, इस चीजों को तो आप याद करेंगे तो ज्यादा बेटर है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कम हो गई, क्या हो गई? कम। तो इसको क्या करना है अपने को? ऐड। और इसका जस्ट अपोजिट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या करना है? ऐड। यानी दो चीजें याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे? करंट एसेट्स कम हो गई या करंट लायबिलिटीज बढ़ गई, ये दोनों ही चीजें हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। और इसका जस्ट उल्टा लेस होता है। अब जस्ट उल्टा क्या है? लेस। क्या कह सकता हूं? इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब हमें भाई पता भी होना चाहिए कि क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटी है। इसे कह सकता हूं चालू संपत्ति में कमी या चालू दायित्वों में वृद्धि। जैसे मैंने बोल दिया डेटर्स मेरे पास पहले 10,000 थे, फिर 15,000 हो गए। डेटर्स 10 थे 15 हो गए, यानी ओपनिंग में 10,000 थे, क्लोजिंग में 15,000 हो गए। बताओ डेटर्स बढ़े या कम हुए? बढ़े। डेटर्स बढ़े, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस होगा। समझ रहे हो? अब यही मैंने आपको कहा पहले डेटर्स 10 थे फिर 8 हो गए। अब डेटर्स क्या होते हैं पहले पता होना चाहिए। सर ये तो करंट एसेट्स है। फिर देखो ये बढ़ा या कम हुआ? सर ये तो कम हुआ। कम हुआ मतलब क्या करेंगे? ऐड। आया समझ में? फिर आ गए यहां इंक्रीज इन करंट एसेट्स, यानी कि चालू संपत्ति में वृद्धि। चालू संपत्ति में वृद्धि तथा चालू दायित्वों में कमी। चालू दायित्वों में कमी। ये सब होने के बाद में लास्ट में जो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी क्या? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आया मजा? ये अगर अच्छे से सुन लिया और अच्छे से कर लिया, ठीक है, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बोलो। अच्छा एक पॉइंट और यहां पर होगा। वेरी गुड, अच्छा याद दिला दिया। एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है हमारे पास, अदृश्य संपत्ति, जिसे हम कई बार राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ मतलब खत्म कर देते हैं। अदृश्य संपत्ति को खत्म कर देते हैं। बताओ जब अदृश्य संपत्ति खत्म होती है तो इसे हम लॉस मानकर हमारे P&L अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन क्या वास्तव में अदृश्य संपत्ति का खत्म होना पैसा जाना होता है क्या? पैसा थोड़ी जाता हो तो नुकसान है। लेकिन हमने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया, वापस बढ़ाओ। इट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ, क्या बोलेंगे इसको अपन? रिटर्न ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स को हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया, अपलिखित कर दिया, जिसमें क्या क्या आएगा भाई? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, और आपको पता होना चाहिए और इनटेंजिबल एसेट्स क्या क्या होता है। क्लियर? तो फाइनली ये, अच्छा ये क्या है अभी? ये सिर्फ ऑपरेटिंग आया है। फिर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग करना, फिर कह रहा हूं वो तो बहुत इजी है। उसमें सिर्फ ये देखना पैसा आया तो जोड़ो, पैसा गया तो घटाओ, बस इसमें है माथाफोड़ी। तो और माथाफोड़ी भी कुछ नहीं, अगर अच्छे से याद कर लोगे तो ज्यादा तकलीफ आपको होगी नहीं। फटाफट छापो इसको।